नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। कौन बनेगा मंत्री, किसको मिलेगा प्रमोशन और क्या चेहरा बदलने से छवि बदलेगी? अभी तक की जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को प्रमोशन मिलना तय बताया जा रहा है उनमें सबसे पहला नाम कमलनाथ का है, जिनको संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है। इनके अलावा स्वतंत्र प्रभार के खेल मंत्री अजय माकन को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। डी पुरंदेश्वरी का भी कैबिनेट मंत्री बनना तय है। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेता चिरंजीवी का भी पहली बार मंत्री बनना तय माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि अगर आनंद शर्मा विदेश मंत्री बनते हैं तो पुरंदेश्वरी का वाणिज्य मंत्री बनना तय है। पुरंदेश्वरी ने खुद भी ये कहा है कि वाणिज्य मंत्रालय उन्हें दिया गया है और चिरंजीवी को पर्यटन मंत्री बनाया जा सकता है। ताजा खबर यह है कि वाणिज्य राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मंत्री पद का शपथ लेने के लिए फोन गया है। मतलब सिंधिया का भी प्रमोशन तय है। इससे पहले 5 मंत्रियों ने कल से लेकर आज सुबह तक अपने पद से इस्तीफे दिए हैं। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी पुरंदेश्वरी ने खुलासा किया है कि उन्हें वाणिज्य मंत्रालय मिलने वाला है। पुरंदेश्वरी विशाखापट्टनम से कांग्रेस सांसद हैं। पुरंदेश्वरी पूर्व मुख्यमंत्री और आंध्र के दिग्गज नेता रहे एनटी रामाराव की बेटी हैं। Srimati Sonia Gandhi Garu and Shri Rahul Gandhi for having given me the opportunity to come into the Ministry of Commerce and Industry. This definitely calls for a lot of responsibility because we know today that the entire country is looking towards India and we need to look at prospects and opportunities in other countries as well as see how other countries can avail opportunities in our country as well. कौन बनेगा विदेश मंत्री? मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में बड़ा सवाल यह है कि विदेश मंत्री कौन बनेगा। एसएम कृष्णा इस्तीफा दे चुके हैं और चर्चा में जो नाम है वो है वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा का और सांसद कर्ण सिंह का। डी पुरंदेश्वरी वाणिज्य मंत्री बनेंगी, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। ऐसे में दावा आनंद शर्मा का ज्यादा मजबूत दिख रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए मंत्री बनाए जा रहे हैं और कांग्रेस का पूरा जोर अपने दक्षिण के गढ़ को बचाने का है। क्या यही वजह है कि नए मंत्रिमंडल विस्तार में आंध्र प्रदेश जैसे राज्य का खास ख्याल रखा जा रहा है? अब तक की जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश से 5 नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं, जबकि एक का प्रमोशन हो रहा है। दक्षिण का किला बचाने की कोशिश। मंत्रिमंडल में 4 नए चेहरे। राज्य मंत्री का कद बढ़ाने की तैयारी। क्या दक्षिण पर दांव लगा रही है कांग्रेस? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रविवार को होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार अगले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की छवि चमकाने की आखिरी कोशिश माना जा रहा है। जाहिर है कि क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों और राहुल गांधी फैक्टर के साथ साथ कुछ अन्य फैक्टर भी ध्यान में रखे गए हैं। इनमें उत्तर भारत में दरकते किले के कारण होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई, दक्षिण भारत में अपने किले को मजबूत करने की कोशिश भी शामिल है। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य से चिरंजीवी, सूर्य प्रकाश रेड्डी, बलराम नाइक, कृपा रानी को मंत्री बनाया जा रहा है और पुरंदेश्वरी देवी का दर्जा बढ़ाए जाने की तैयारी है। Srimati Sonia Gandhi Garu and Shri Rahul Gandhi for having given me the opportunity to come into the Ministry of Commerce and Industry. This definitely calls for a lot of responsibility because we know today that the entire country is looking towards India and we need to look at prospects and opportunities in other countries as well as see how other countries can avail opportunities in our country as well. दक्षिण भारत के 4 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश से 130 लोकसभा सांसद आते हैं। इनमें कांग्रेस ने पिछले चुनाव में परचम लहराया था। कर्नाटक की 28 में से कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 42 में से 31 सांसद कांग्रेस से हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों में से 8 कांग्रेस की हैं। केरल की 20 में से 13 और पुडुचेरी की एकमात्र सीट कांग्रेस के पास ही है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से 62 सीटें अपने दम पर जीती थी। अगर तमिलनाडु में डीएमके और केरल में यूडीएफ को जोड़ा जाए तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 130 में से करीब 84 सीटें आई थी। यानी कांग्रेस गठबंधन ने 2009 के चुनाव में जितनी सीटें जीती उसकी 1/3 अकेले दक्षिण भारत के 4 राज्यों से ही आई। साउथ इंडिया से कांग्रेस के एमपी अधिक आया है इस बार। 39 आंध्र प्रदेश से 29 सीट आंध्र प्रदेश से आई है
तमिलनाडु से 10 आई है, केरला से आई है, इसीलिए कांग्रेस दक्षिण भारत में अधिक महत्व इसीलिए देती है। ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने मंत्रिमंडल विस्तार की अपनी बैठकों में इसी संख्या को ध्यान में रखा। अभी ममता बनर्जी के अलग होने से कांग्रेस बंगाल में मुश्किल में है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इन 5 राज्यों से 225 सांसद चुने जाते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ उसके रिश्तों में दरारें हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस को जीत की हैट्रिक बनानी है तो दक्षिण में पिछली सफलता को दोहराना बेहद जरूरी है। ये बैलेंस करना चाहते हैं। यूपीए 1 हो, यूपीए 2 हो, आंध्र तमिलनाडु से बची हुई है, क्योंकि अब 206 उम्मीदवार कांग्रेस जीती है, उसमें देखिए कम से कम 35 to 40 तमिलनाडु से दक्षिण भारत से आ रहे हैं। उसको कैसे दखलंदाजी कर सकते हैं, इसीलिए तो दक्षिण भारत को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन दक्षिण में भी कांग्रेस की हालत पतली ही है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी के अलग दल बनाने की वजह से कांग्रेस के लिए पिछली बार की तरह 33 सीटें निकाल पाना लगभग असंभव है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डीएमके की करारी हार का असर अगले लोकसभा चुनाव में 40 में से जीती 29 सीटों पर पड़ना तय है। कर्नाटक में जरूर बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों और येदियुरप्पा के विद्रोह के बाद कांग्रेस कुछ सीटें बढ़ने की उम्मीद कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण से थोक के भाव में मंत्रियों को बनाने का कितना चुनावी फायदा कांग्रेस उठा पाती है। तो सवाल ये है कि राहुल ब्रिगेड के कैबिनेट में शामिल होने से क्या सरकार की छवि बदलेगी। हमारे साथ सभी खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। साथ ही डीएनए के एडिटोरियल कंसल्टेंट पी वेंकट राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं और साथ ही साथ आर्थिक मामलों के पत्रकार शंकर अय्यर भी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी से नेता प्रभा ठाकुर भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे प्रभा ठाकुर जी, ये जो मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर सभी खबरें आ रही हैं, राहुल गांधी की अमिट छाप इसमें दिखाई दे रही है, चाहे वो कमलनाथ हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मिलिंद देवरा हो, सचिन पायलट हो, सभी के प्रमोशन की बात की जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, घोटालों से जो धूमिल हुई है यूपीए सरकार की छवि, उसको बचा पाएगी राहुल गांधी की ये ब्रिगेड जो कैबिनेट में कल कदम रखेगी? अब ये खबर आपके पास पता नहीं कहाँ से आई है कि राहुल जी की अमिट छाप इसमें दिखाई दे रही है। तो देखिए, जो की मुखिया हैं सोनिया गांधी जी हैं और राहुल जी भी पार्टी में एक युवा नेता हैं, महासचिव हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये मिलजुल के आपस में बातचीत करके विचार विमर्श से जो नाम वो उचित समझ रहे हैं, सभी प्रदेशों को देखना है, सबका प्रतिनिधित्व, आगे के चुनाव, इन सबको मद्देनजर रखते हुए संगठन को भी मजबूती और ज्यादा देनी है, जो वो पार्टी के हक में उचित समझ रहे हैं जी। उस तरह से पार्टी हाईकमान उस तरह फैसला लेंगे। लेकिन पुराने उदाहरण तो इसका मेल नहीं खाते। राहुल गांधी ने प्रदीप जैन को बुंदेलखंड में मंत्री बनाया। बुंदेलखंड में कांग्रेस की क्या हालत हुई, जितेंद्र प्रसाद हो या फिर आरपीएन सिंह हो, उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सारी विधानसभा सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए। तो ऐसे में कैसे उम्मीद करें कि उनकी ब्रिगेड के लोगों को अगर प्रमोट कर दिया जाएगा तो उनके पास फाइलें ज्यादा आएंगी लेकिन कुछ सार्थक काम कर पाएंगे? ऐसे में कैसे उम्मीद करें? पहली बात तो आप इसमें जो सिर्फ राहुल जी को जो एक टारगेट करके जिस तरह से कह रहे हैं ना, ये पूरी तौर पे सही नहीं है। और दूसरी बात, जो आप प्रदेश के चुनाव की बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावों के नतीजे की, तो आप जानते हैं कि ये राज्यों के चुनाव में काफ़ी हद तक जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं वो उनका प्रभाव ज्यादा हावी रहता है और रह रहा है। लेकिन जब ये आपने देखोगे पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे भी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, उसके बाद लोकसभा में 22 सीटें मिली कांग्रेस को, तो उस समय में आम जनता केंद्र के लिए तो प्रभा जी आप यही कह रही हैं कि पूरा सोच विचार किया गया है, राहुल गांधी की तरफ से भी सोच विचार गहन हुआ है और उसके बाद ही ये जो युवा चेहरे हैं इनको कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, तो छवि सुधरेगी, ये आपका मानना है। सुधांशु मित्तल जी आप क्या कहेंगे, राहुल ब्रिगेड के आने से क्या सरकार की छवि तो सुधरेगी? सही होगी शायद, मुझे तो मिली नहीं है।
अगर ये राहुल गांधी जी की छाप है, मुझे तो सिर्फ एक जुमला ध्यान आता है, जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां वंटा धार। मैं तो चाहूंगा कि भैया सब उन्हीं के ले आओ, हमारा काम अपने आप ही हो जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि उनकी कैबिनेट में कौन हो कौन ना हो। शायद ये विशेष अधिकार उनका और लोग इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पे एक जो चीज सामने आ रही है कि इसमें क्षेत्रीय संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है अभी कैबिनेट के अंदर। 14 राज्य ऐसे हैं जो इस समय, जिनका प्रतिनिधित्व जो है इस समय केंद्र सरकार में नहीं है, और उसमें बिहार जैसा बड़ा राज्य जहां पे 40 सांसद जहां से आते हैं, झारखंड जैसा राज्य जिसमें 14 सांसद आते हैं, वहां से सिर्फ एक, वेस्ट बंगाल में 42 सांसद हैं जहां से कोई भी नहीं है, मध्य प्रदेश से सिर्फ 2, 29 सांसद आते हैं, छत्तीसगढ़ से 11। तो इस तरह का ये जो इम्बैलेंस है, जो इस समय असंतुलित प्रतिनिधित्व है, उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये देश भर की सरकार है, किसी राज्य विशेष की नहीं, किसी क्षेत्र विशेष की सरकार नहीं होती है। और नेशनलिस्टिक आउटलुक तभी होता है जब पूरे देश का इसमें प्रतिनिधित्व हो। तो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं नेशनलिस्टिक आउटलुक जो है वो इसमें गायब है, और क्षेत्रीय संतुलन जो है उसको बना करके नहीं रखा गया है। हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। ये भ्रष्टाचार से त्रस्त सरकार है, ऐसे में क्या राहुल की टीम इसे उबार पाएगी? इन घोटालों के जो आरोप लगे हैं उससे छवि सुधार पाएगी? हमारे साथ शंकर अय्यर भी मौजूद हैं, लेखक एक्सीडेंटल इंडिया के, उनसे भी बात करेंगे। वेंकट राव भी मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी बहस जारी है, फौरन हाजिर होंगे। बड़ी बहस जारी है हमारी। क्या राहुल ब्रिगेड की कैबिनेट में एंट्री सरकार की छवि को बदल पाएगी? इस पर कर रहे हैं बड़ी बहस। शंकर अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सीडेंटल इंडिया के लेखक और आर्थिक मामलों के पत्रकार। शंकर अय्यर जी, क्या लगता है आपको, क्या इस कैबिनेट फेरबदल जो कल होने जा रहा है, जो खबरें छन छन के आ रही हैं, राहुल गांधी की छाप आपको इसमें दिखाई देती है? और अगर है तो उसका कितना फायदा सरकार को मिलेगा? मुझे कोई खास इसमें राहुल गांधी की छाप नहीं दिखाई दे रही है। मैं इसको एक दूसरे परिपक्ष में देखता हूं कि इस सरकार के सामने 2 चैलेंजेस है। एक जो करप्शन के एलिगेशंस उन पे लगे हैं, और दूसरा जो है वो नॉन परफॉर्मेंस का है। सरकार जब रीशफल करती है तो कोई ऑब्जेक्टिव होती है। मुझे इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स में से कोई भी ऑब्जेक्टिव इसमें सर्व होते हुए दिखता नहीं है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, और आपके चैनल ने अभी बताया कि आनंद शर्मा को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, ऐसे कई सारे अटकलें हैं। तो जो रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए सरकार में, वो रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए कौन बनाया जा रहा है मंत्री? कि सिर्फ पॉलिटिकल टोकनिज्म हो रहा है कि आपको तेलंगाना में वोट बटोरने हैं, इसलिए आप आंध्रा के 4 मिनिस्टर बना दीजिए। दक्षिण में आपको लगता है कि आपको सीट मिलने की उम्मीद है, तो आप दक्षिण में प्रतिनिधित्व बना दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा है, और अगर यही रूप कल उभर के आएगा तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इससे बहुत बड़ी फायदा होगी। जब तक पोर्टफोलियो किसको मिला है और कौन सा युवा नेता किस पोर्टफोलियो को देख रहा है, जब तक वो समझ में नहीं आए, तब तक ये बताना कठिन होगा कि इससे सरकार पे रियल इम्पैक्ट और गवर्नेंस पे रियल इम्पैक्ट होगा कि नहीं। लेकिन शंकर जी, जिस तरह की खबरें अभी तक आ रही हैं, जिनको लगभग माना जा रहा है कि यही शायद बदलाव कल कैबिनेट में देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर उस पर नजर डालें तो आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा उत्साहजनक बात नहीं है? सरकार कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव संदेश भेज रही हो जनता के बीच की, एक युवा सरकार निकल कर आ रही है सामने, राहुल गांधी की एक छाप आ रही है, वो मैसेज कन्वे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, आप कह रहे हैं? नहीं, एक साफ तौर पे मैं ये कहूंगा कि ये जो भी बदलाव आप बता रहे हैं और जिन नामों के पर चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पॉलिटिक्स जो इंटरनल डायनेमिक्स है उसको सेटल कर रही है, और थोड़ा साउथ में जो उनको प्रॉब्लम है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उसको सेटल कर रही है। इसके आगे मुझे इसमें कोई बड़ा ऐसा सक्सेशन प्लान नहीं दिख रहा है, जैसे कि राहुल ब्रिगेड आए और जो खास
कैबिनेट पोर्टफोलियो है उसको टेक चार्ज करें। एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार में डायरेक्टली जब कैबिनेट पोस्ट दी जाती है उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना होता है, और कई सारे मुद्दे भारत में ऐसे हैं कि जिनको सॉल्व करना मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। तो शायद एक बैलेंस ऑफ एक्सपीरियंस और यूथ होना चाहिए। अब जिस तरह से नाम आ रहे हैं उसमें मुझे जो एक्सपीरियंस और रिजल्ट ओरिएंटेशन कम दिख रहा है। जी, आपको लग रहा है कि राहुल ब्रिगेड की इसमें इतनी ज्यादा बात नहीं है, और जो असली बात है वो तभी निकल कर आएगी जब कल कैबिनेट में क्या पद मिल रहा है इसकी पूरी जानकारी जो है वो कंफर्म्ड होगा। लेकिन वेंकट राव साहब, आप भी इत्तेफाक रखते हैं जो शंकर अय्यर कह रहे हैं? इसको नेहा एक तरफ से दूसरी तरफ से इसको ये भी देखना चाहिए। अगर फर्ज करें कि 2014 में यूपीए फिर से चुन के आती है और राहुल गांधी के नेतृत्व में उनकी सरकार बनती है जी, तो लोग चाहेंगे कि फुल 5 ईयर टर्म करें। उनका जो भी उनकी ग्रुप के लोग हैं वो चाहेंगे कि अभी पार्टी के लिए काम करें और अगले चुनाव के बाद में फुल 5 ईयर टर्म के लिए सरकार में आए। तो इसलिए मैं हिचकता हूं इस बात से कि ये राहुल ब्रिगेड। शंकर, आपकी बात पर वेंकट राव भी कुछ कहना चाहते हैं। जी वेंकट राव। मैं इत्तेफाक करता हूं शंकर से कि राहुल का जो इन्फ्लुएंस या राहुल का जो इम्पैक्ट बताया जा रहा है वो नहीं है। शायद हम लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट करते हैं कि राहुल गांधी क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस पार्टी का अफेयर्स में या सरकार में। वैसे तो रूमर्स बहुत है, स्पेकुलेशन बहुत है कि वो अहम रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है उनका ग्रुप क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनका प्लान क्या है। उनका ग्रुप का भी कोई अंदाज़ा नहीं है कौन है राहुल गांधी के ग्रुप में। एक दो नाम उभर आते हैं लेकिन किसी को पता नहीं वो है या नहीं। मिसाल के तौर पर मीनाक्षी नटराजन का नाम उभर के आता है, लेकिन कहा जा रहा था कि मीनाक्षी नटराजन को भी शायद कैबिनेट में इंडक्ट करेंगे, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाएंगे, लेकिन ये कोई साफ नज़र नहीं आता। मेरे ख्याल से इस रिशफल का जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और वजीर आजम मनमोहन सिंह दोनों मिलकर तय किए। हाँ, ये सही है कि वो कंसल्टेशंस किए होंगे कि गवर्नमेंट में और पार्टी में। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सलाह मशवरा सबसे हुआ होगा, राहुल गांधी भी उसमें शामिल रहे होंगे, लेकिन राहुल गांधी की ब्रिगेड ही आ रही है और वो एक तरह से अहम विभाग ले रही है, ऐसी कुछ इंडिकेशंस या जानकारी, ये कहना ठीक नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। लेकिन ये जो भी कैबिनेट के फेरबदल हो रहे हैं, क्या इससे सरकार की छवि बदलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। सुधांशु जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपके पास भी आऊंगी। रुक रहे कुछ देर के। जो रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए सरकार में, वो रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए कौन बनाया जा रहा है मंत्री? कि सिर्फ पॉलिटिकल टोकनिज्म हो रहा है कि आपको तेलंगाना में वोट बटोरने हैं इसलिए आप आंध्रा के 4 मिनिस्टर बना दीजिए। दक्षिण में आपको लगता है कि आपको सीट मिलने की उम्मीद है तो आप दक्षिण में प्रतिनिधित्व बना दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा है, और अगर यही रूप कल उभर के आएगा तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इससे बहुत बड़ी फायदा होगी। तो बड़ा सवाल यही कि क्या कैबिनेट की इस पूरे फेरबदल की मशक्कत से सरकार की छवि बदलेगी? सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं प्रभा ठाकुर के पास जाऊं, विजय जी आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, पूरी मशक्कत जो सरकार कर रही है, क्या लगता है इससे छवि बदलने में कुछ मदद मिलेगी? देखिए, सरकार की कोशिश तो ये है कि छवि बदले और ये आखिरी मौका है सरकार के पास। लेकिन होता यह है कि जैसे दिवाली से पहले घर में सफाई होती है, तो सफाई होती है तो 3 काम किए जाते हैं। पहला तो घर में कुछ जो कूड़ा पड़ा होता है उसे बाहर फेंक दिया जाता है। एक दूसरा काम घर में ये किया जाता है कि ड्राइंग रूम में खासतौर से सिटिंग बदल दी जाती है कि टीवी इस कोने की जगह उस कोने रख दिया जाए, सोफा इस कोने से जगह उस कोने में रख दिया जाए। और तीसरा होता है कि आप घर में कुछ नया सामान लेकर आते हैं, नया सामान नहीं ला पाते तो कम से कम आप नए पर्दे ही लगा देते हैं। तो ये 3 चीज़ों पर कवायद करने की कोशिश हो रही है कि जो निकम्मे मंत्री हैं उन्हें बाहर फेंका जाए, और कुछ लोगों के जो मंत्रालय हैं, पद हैं, वो बदले जाएं, और तीसरा कुछ नए मंत्रियों को इंडक्ट किया जाए। लेकिन इसके पीछे राजनीति ज़्यादा है और आपकी राजनीतिक मजबूरी ज़्यादा है, या कवायद इस मामले में है कि वास्तव में जो निकम्मे हैं उन सबको बाहर फेंका जाएगा? ऐसा नहीं है किसी को आप समझेंगे कि वो मंत्रिमंडल लायक नहीं है लेकिन संगठन लायक उसको मान लिया जाएगा, या फिर जो पद बदलेंगे उसकी जो इच्छा के अनुसार पद बदला जाएगा, या वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड देना है, या वो उस काम को और आगे ले जा सकता है, उस हिसाब से पद बदले जाएंगे। तो ये
चीजें अभी तक बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रही। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है सिर्फ आंध्र प्रदेश की खातिर ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। प्रभा जी, मेरा सवाल आपसे, जो विजय जी भी उठा रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। दक्षिण भारत का जो किला है आपका, वो लगता है आपको दरकता हुआ दिख रहा है, इसीलिए उसको बचाने की कोशिश हो रही है इस मंत्रिमंडल फेरबदल में। देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि जहाँ कहीं भी कोई कमी या कमजोरी नजर आएगी, हर पार्टी चाहेगी उसे दुरुस्त करना, उसे मजबूती देना। तो वो यदि कांग्रेस करती है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, लेकिन यानी जो मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, वो फिर उसको साइड कर दिया जाएगा। पहले ये देखा जाएगा कि कहाँ पे चुनाव की वजह से फायदा हो रहा है, तो पहले उसको लेकर मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाए। ऐसा नहीं है, वो संतुलन बराबर गया है, रखा जाएगा कि सभी राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व रहेगा। आप देखेंगे जब ये मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में, और ऐसी बात नहीं जहां कुछ महत्व, संगठन को महत्व अधिक दिया जा रहा है, इसीलिए कुछ बड़े अच्छे चाहे वो काम करते रहे हों, लेकिन उनको इसलिए सिर्फ वो उन्होंने मंत्री पद को छोड़ा है कि संगठन को और अधिक मजबूती देने की जरूरत है। और संगठन इसलिए भी छोड़ा है क्योंकि हाल फिलहाल कई आरोप उन पर लगे हैं, तो इस वजह से ज्यादा वक्त तक उन्हें साथ लेकर चलना आसान नहीं था। मैं यहाँ सहमत इसलिए नहीं हूँ कि आरोप जनता ने नहीं लगाए हैं, जो चंद लोग लगा रहे हैं, जिनको केजरीवाल जी सुबह से शाम तक एक ही काम है, या कभी बाबा रामदेव, जिनको गडकरी जी का पर जब आरोप लगते हैं तो वो उन्हें क्लीन चिट देते हैं, कहते हैं ये तो तकनीकी आरोप है। ये उनको सिर्फ कांग्रेस का आरोप सही नजर आता है। प्रभा जी, आपकी इस बात पे सुधांशु जी कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी के समर्थक प्रभा जी सुन लेते हैं, हम सुधांशु जी को भी सुन लेते हैं। जी सुधांशु जी। बाकी ऐसा जब तक कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता, आप कैसे कह सकते हैं? ऐसी कोई बात है नहीं। कुछ कह दूं? जी बोलिए सुधांशु जी। मुझे बोलने दे तो बड़ा मेहरबानी होगी। न्याय जी ऐसा है, थोड़ा मुझे भी तो बोलने के मौका जब मिला तो मैं भी तो बोल लूं। चार टिप्पणियां मैं करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि आपने कहा इसमें राहुल गांधी जी की छाप क्या है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पहले देश राहुल गांधी जी को देख तो ले, फिर तो उस पर छाप आएगी। देश तो क्या, यहाँ तो कांग्रेस वाले ही राहुल गांधी जी को नहीं देख पाते। दूसरी बात, इसमें प्रशासनिक और कहां से सुन लिया, साफ छवि का जो प्रशासनिक कुशलता और साफ छवि का जो प्रश्न है, दोनों प्रश्न के जवाब इस फेरबदल में कहीं नहीं दिखने वाले आपको। तीसरी बात, जो मैंने कहा कि इसमें क्षेत्रीय असंतुलन जो है उससे देश में हलचल उठती है, चाहे पूर्व उत्तर के राज्य हो, चाहे बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, इन सब राज्यों में ये लगता है कि हमें जो है हमें इग्नोर करा जा रहा है जी। और चौथा तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस सारी कवायद के बाद निकलेगा खोदा पहाड़, निकली चुईया वो भी मरी हुई। लेकिन सुधांशु जी, आपने कहा कि क्षेत्रीय संतुलन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी घबराहट आपके लिए होगी क्योंकि दक्षिण को संभालने की कोशिश यहाँ सरकार कर रही है। तो कोशिश हुई है जी, बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है ना, पहाड़ खोदने की तो कोशिश हुई। मैं बहुत खुश हूं कि ऐसी कोशिश होती है जिसमें चुईया निकलने वाली है मरी हुई। मुझे कोई इसमें तकलीफ नहीं है। इस सरकार के समय हुई है, जो किए इस सरकार ने काम, वो जनता जानती है। ठीक है प्रभा जी, आप सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करें। दर्शक भी इस चर्चा को देख रहे हैं, एक दर्शक कुछ कहना चाहते हैं। प्रभा जी सुन लेते हैं, दर्शक को भी सुन लेते हैं, आम जनता को भी सुन लेते हैं। अजय सिंह कहते हैं यदि चेहरे ही बदलने हैं तो उन्हें क्यों नहीं बदलते जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, शायद इससे ही सरकार का कुछ भला हो। और अजय सिंह जिनका ये कमेंट है वो इस वक्त की तरफ वाले लोग, प्रभा जी, अजय सिंह इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है, आप सुन लीजिए ना उन्हें। कमाने के लिए वो व्याकुल है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। उनके कुछ लोग हैं जो उन्होंने ऐसे खड़े। जी अजय सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए, किससे पूछना चाहते हैं आप ये सवाल? प्रभा ठाकुर जी से है, माननीय प्रभा ठाकुर जी से। यदि उनको सरकार में फेरबदल चाहिए तो केवल ऐसे भ्रष्टाचार जिनके आरोप लगे हुए हैं तो उनको निकालकर अच्छे मंत्रियों को क्यों निकाल रहे हैं? गडकरी जी का आरोप तो प्रमाणित भी हो रहे हैं, 5-5 पते उनके नकली निकल आए हैं, फिर भी उनको सारी बीजेपी एक साथ बचा रही है। नहीं, फिर भी कुछ अभी भी भ्रष्टाचार जिनके ऊपर आरोप लगे हैं पर वो भी अभी हैं मंत्रिमंडल में, तो उनको निकालने के बजाय आरोप प्रमाणित होना और आरोप लगाना अलग बात है। आरोप तो प्रभा जी, आरोप लग रहे हैं मंत्रियों पर, जो सरकार में मंत्री हैं उन पर आरोप लग रहे हैं। उसी को लेकर दर्शक का सवाल है कि अगर आप वाकई में अच्छा कदम उठाना चाहते हैं तो उन मंत्रियों को आप नैतिक आधार पर हटा दीजिए, फेरबदल तो आप कर ही रहे हैं। सरकारी एजेंसियों ने लगाए हैं,
ये सरकार के पास एक अच्छा मौका था अपनी छवि ठीक करने का, लेकिन दुख है कि इस मौके का उन्होंने फायदा नहीं उठाया। अगर इस मौके का फायदा उठाती तो शायद जनता में ज्यादा साथ बनती। देखिए, इस मौके पे दागी मंत्रियों को हटाना, इससे सरकार को फायदा होता है। सरकार की छवि की पहचान होती है। ठीक है प्रभा जी, आपने अपनी बात कह दी। हमारे साथ वेंकट राव भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। वेंकट राव जी, जो प्रभा जी कह रही है कि सरकार की पहचान मुखिया से होती है और छवि बदलने के लिए जो कदम उठाए हैं बिल्कुल सही है, और अभी तो सिर्फ आरोप ही लगे, अगर वो मंत्रियों पर भी लगे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। हालांकि फिर भी इस्तीफा दिया है कुछ मंत्रियों ने। कुछ सही है कि एसएन कृष्णा ने जो इस्तीफा दिए हैं या सुबोध कांत सहाय ने इस्तीफा दिए हैं, उन पर कोई इल्जाम लगे हुए हैं, शायद उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का या सरकार का जो इमेज है वो कोई खास साफ है। और इस रिशफल के बाद इसका कोई सुधार होगा या तरक्की होगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो रिशफल हो रहा है, जिन लोगों को कैबिनेट में ला रहे हैं, वो कोई खास क्या कहते हैं ऑनेस्टी के लिए नहीं है। ये पॉलिटिकल लीडर्स है, खास तौर पर आंध्र प्रदेश से, जिनको सेटिस्फाई करने के लिए इस कदम को उठाना पड़ रहा है। उनके कुछ मजबूरियां हैं कांग्रेस के कि इतने लोगों को आंध्र प्रदेश से ला रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस आंध्र प्रदेश में कमजोर होते जा रहा है, तो उसको कैसे सुधारें। और एक दूसरी बात आपको नहीं लगती? और इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रेल मंत्री पद से हट सकते हैं सीपी जोशी। आपको बता दें, सड़क परिवहन मंत्री हैं सीपी जोशी, उनको दिया गया था प्रभार रेल मंत्रालय का, लेकिन सूत्रों के हवाले से अहम खबर आ रही है कि सीपी जोशी की जगह नया रेल मंत्री हो सकता है, यानी रेल विभाग किसी नए नेता के पास जा सकता है। सीपी जोशी रेल मंत्री के पद से हट सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह का। आशीष, अगर सीपी जोशी रेल मंत्री के पद पर नहीं रहेंगे तो फिर किस नेता के नाम पर मुहर लग सकती है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए नेहा, इस बारे में तो अभी औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली है कि रेल मंत्रालय किसको दिया जाएगा, लेकिन इतना कम से कम हमें सूत्रों से संकेत मिला है कि सीपी जोशी, जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था रेल मंत्रालय का अभी कुछ दिन पहले जब मुकुल रॉय ने इस्तीफा दिया था, वो मंत्रालय उनसे वापस लिया जा सकता है। इस तरह के संकेत हमें मिले हैं। किसे दिया जाता है, कयास 2-3 नामों के जरूर है। जयराम रमेश को रेल मंत्रालय का प्रभार दिया जा सकता है, इस तरह के कयास है। और साथ ही गुलाम नबी आजाद के नाम पर भी चर्चा है कि अगर सीपी जोशी को हटाया जाता है तो गुलाम नबी आजाद को इस मंत्रालय का कार्यभार दिया जा सकता है, लेकिन किससे दिया जाएगा इस बारे में भी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही नया मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि तमाम नए चेहरों के बीच राहुल गांधी के एक और करीबी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। निनोंग इरिंग अरुणाचल ईस्ट के कांग्रेस के सांसद हैं, जिन्हें राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। उन्हें भी प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से फोन चला गया है और उनसे कहा गया है कि कल सुबह वो ओथ लेने के लिए दिल्ली आए। तो राहुल गांधी की छाप 70-80% साफ तौर पर नजर आ रही है कि इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हो रहा है उसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा सेहरा है। नया शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। सीपी जोशी, पूरी संभावना है कि रेल मंत्री वो नहीं होंगे, कोई और नेता जो होगा उसको रेल मंत्रालय दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ निनोंग इरिंग का भी नाम अब शामिल हो गया है, उनको भी फोन चला गया है। मंत्रिमंडल के विस्तार में शपथ उन्हें भी दिलाई जाएगी, ये भी खबर आ रही है। तो ये तमाम जानकारियां मिल रही हैं। कैबिनेट फेरबदल से पहले गहमागहमी जारी है, हमारी बहस भी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जो रिशफल हो रहा है, जिन लोगों को कैबिनेट में ला रहे हैं, वो कोई खास क्या कहते हैं ऑनेस्टी के लिए नहीं है। ये पॉलिटिकल लीडर्स है, खास तौर पर आंध्र प्रदेश से, जिनको सेटिस्फाई करने के लिए इस कदम को उठाना पड़ रहा है। उनके कुछ मजबूरियां हैं कांग्रेस के कि इतने लोगों को आंध्र प्रदेश से ला रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस आंध्र प्रदेश में कमजोर होते जा रहा है, तो उसको कैसे सुधारें। कैबिनेट फेरबदल से पहले बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या राहुल ब्रिगेड के आने से सरकार की धूमिल होती हुई छवि सुधर पाएगी। विजय जी, ज्यादातर पैनलिस्ट का ये मानना है कि राहुल गांधी की वो छाप दरअसल दिखाई ही नहीं दे रही है कैबिनेट के भीतर, लेकिन क्या इसे दूसरे तरह से भी देखा जा सकता है कि कुछ बड़े नेता और खासतौर पर अंबिका सोनी, जिस तरह से इस्तीफा देकर के उनको संगठन में भेजा जा रहा है और भी नेताओं के संगठन में जाने की बात है, राहुल गांधी शायद कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत किया जाए, यानी नजर कहीं ना कहीं 2014 के चुनाव पर है।
नहीं, कुल मिलाकर 2014 के चुनाव पर नजर है, तभी तो ये मंत्रिमंडल का ये ऐसा भारी भरकम विस्तार हो रहा है। जो 12-13 पद हैं खाली पड़े थे उनको भरने की कोशिश हो रही है। 2014 पे नजर नहीं होती तो ये विस्तार की जरूरत ही नहीं थी। पिछले 1-1.5 साल से कपिल सिब्बल ने 2 मंत्रालय संभाल रखे हैं, अगला 1 साल और 2 मंत्रालय संभाल लेते तो क्या फर्क पड़ जाता। और कुल मिलाकर कहानी ये है कि अंबिका सोनी हो या मुकुल वासनिक, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से इच्छा व्यक्त की कि वो संगठन में जाना चाहते हैं, सत्ता में नहीं रहना चाहते। तो उनकी इच्छा ऐसा लग रहा है कि उसकी पूर्ति हो रही है और संगठन को शायद उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है कि राहुल गांधी की ब्रिगेड के कुछ लोग हैं जो पहली बार जिनको मंत्री बनाया गया था, उनमें से कुछ को एलिवेट करने की भी बात है। जो पहली बार जब मंत्री बनाया गया था, राज्य मंत्री बनाया गया था, तो ये शिकायतें आई थी कि फाइलें नहीं आती। अब हम ये मान के चलेंगे एलिवेट करके अगर इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट बनाया जाता है तो उनको कम से कम प्रशासनिक अनुभव, मंत्रालय का अनुभव और ज़्यादा होगा और आगे जाके कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार या राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनती, तब हो सकता है उनकी भूमिका हमारे सामने नजर में आए। लेकिन मोटे तौर पे मुझे 2 चीजें लगती हैं। एक तो ये कि अगर डीएमके को मना लिया जाता तो बहुत अच्छा होता। दूसरा, पिछले 1-1.5 साल बाकी है, ऐसी में इतने सारे मंत्रियों का और उसमें भी कैबिनेट रैंक के मंत्रियों की संख्या में इजाफा करना और जिससे कि देश पर आर्थिक भार भी पड़ता है, आज की तारीख में मुझे लगता है इससे शायद बचा भी जा सकता था। प्रभा जी, एक ये बड़ी दिलचस्प बात है, डीएमके को बहुत मनाने की कोशिश की गई लेकिन जो पोर्टफोलियो उनके गए थे उन्होंने उन्हें वापस नहीं लिया। आपके 2 और सहयोगी एसपी और बीएसपी जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देते सरकार में शामिल होने में। तो आपको लगता है कि सरकार की छवि इस स्तर पर पहुंच गई है कि आपके साथी भी आपसे एक सेफ डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं कि जब मौका मिले तो आपका साथ छोड़ सके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैचारिक स्तर पर वो हमारे साथ ही हैं और सहयोग देते रहे हैं और आगे भी सहयोग देंगे यूपीए को, सरकार को। अब वो सत्ता में अंदर से रह के सहयोग देना चाहते हैं, बाहर से रह के वो भी उन्हें अपने प्रदेश की राजनीति को देखते हुए जैसा भी उन्हें उचित लग रहा है वो अपनी फैसला ले रहे हैं। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि वो अपनी राजनीति और अपनी जो महत्वाकांक्षाएं उन्हें देखते हुए फैसले ले रहे हैं। सुधांशु जी, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, दक्षिण भारत के बारे में आपने भी बात की थी, हमने भी जिक्र किया कि किस तरह से दक्षिण भारत पर इस वक्त जोर दिया जा रहा है जहां तक मंत्रिमंडल फेरबदल का सवाल है। क्या ये आपके लिए भी, बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है? क्योंकि आंध्र प्रदेश में अपने किले को बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और कर्नाटक में कांग्रेस को यकीन है क्योंकि बीजेपी वहां अच्छा नहीं कर रही है तो उसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस जो है अपने घर की समस्याएं जो हैं उनको बुझाने की कोशिश करी है, जो आग लगी हुई है आंध्र प्रदेश में। जैसा सबको पता है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के सर्वाधिक सांसद वहीं से आए थे, 31 आए थे वहां से। और आज वहां पे जगन रेड्डी के अलग होने से और तेलंगाना के विषय होने से वहां पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसीलिए आज 5 मंत्री होने के बावजूद वहां पे 4 और मंत्री जो है उनको इस विस्तार में कैबिनेट में लाया जा रहा है। ये न्याय संगत नहीं है जी। इसलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है सुधांशु जी, 7 केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। 7 केंद्रीय मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो मंजूर कर लिया है राष्ट्रपति ने। प्रधानमंत्री ने वो इस्तीफे राष्ट्रपति के पास भेजे थे और राष्ट्रपति ने उन 7 इस्तीफों को मंजूर कर लिया है। 7 केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। रास्ता अब खुला है और बना दिया गया है कि नए लोग आए या अनुभवी लोग जो उन जगहों को भरे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नए लोगों के आने से क्या सरकार की छवि बदलेगी या नहीं, और क्या इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छाप दिखाई देगी, क्या कोई करिश्मा करेगी या नहीं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए।